गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज के इस वीडियो में हम मेडिएवल हिस्ट्री में गुलाम वंश से प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है बलबन, ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे, वे सभी तुर्क थे तथा उनके वंश पृथक पृथक थे। साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता की संतान थे। अतः इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर वह प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलूक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है रजिया, ऑप्शन डी है बलबन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श, लाखों को दान देने वाले के नाम से पुकारा गया। फरिश्ता ने लिखा है, यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। इसकी एक उपाधि कुरान खां भी थी। ऐबक को साहित्य से अनुराग था और स्थापत्य कला में रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फर्क ए मुदब्बिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। ऐबक ने दिल्ली में कुवत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? ऑप्शन ए है मस्जिद, ऑप्शन बी है मंदिर, ऑप्शन सी है संत की झोपड़ी, ऑप्शन डी है मीनार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है। ऑप्शन है दिल्ली एवं लाहौर, ऑप्शन बी है अजमेर एवं दिल्ली, ऑप्शन सी है लाहौर एवं अजमेर, ऑप्शन डी है दिल्ली एवं अजमेर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दिल्ली एवं अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया और इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के काल में पूरा हुआ। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफी हानि पहुंची थी, जिसमें फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का भी निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक ने इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? ऑप्शन ए है उनके एक महत्वाकांक्षी कुलीन व्यक्ति ने कपट से छुरा मारकर उनकी हत्या कर दी, ऑप्शन बी है पंजाब पर अधिकार जमाने के लिए गजनी के शासक ताजुद्दीन यलदौज के साथ हुए युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई, ऑप्शन सी है बुंदेलखंड के किले कालिंजर को घेरा डालते समय उन्हें चोटें लगी, जिसके कारण बाद में उनकी मृत्यु हो गई, ऑप्शन डी है चौगान की कीरा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान के खेल आधुनिक पोलो की भांति का एक खेल से घोड़े से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में हुई थी। उसे लाहौर में दफनाया गया। उसे गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी स्थापित किया था?
ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है रजिया, ऑप्शन डी है मोहम्मद गोरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 के बाद लाहौर के विशिष्ट जनों एवं अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौम शक्तियां ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया, अतः उसने लाहौर जाकर सत्ता ग्रहण की तथा 1206 ईस्वी में औपचारिक रूप से सिंहासन रूढ़ हुआ। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। गद्दी पर बैठने के बाद ऐबक के सामने सबसे बड़ी कठिनाई गोरी के दास और उनके राज के राजधानी उत्तराधिकारी ताजुद्दीन यल्दौज नासिरुद्दीन कुवाचा की तरफ से थी। ऐबक अपनी बहन की शादी कुवाचा से कर उसे अपने पक्ष में कर लिया, किंतु यल्दौज की तरफ से खतरा बना रहा। यही कारण था कि ऐबक सदा लाहौर में ही रहा, उसे दिल्ली आने का कभी अवसर नहीं मिला। इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। इससे पूर्व ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था। इल्तुतमिश ने भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका 175 ग्राम और तांबे का जीतल उसी ने आरंभ किया तथा सिक्कों पर टकसाल नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? ऑप्शन ए है नासिरुद्दीन महमूद, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है आराम शाह, ऑप्शन डी है बलबन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से इल्तुतमिश के राजकाल में सल्तनत की राजधानी थी? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है लाहौर, ऑप्शन सी है बदायूं, ऑप्शन डी है दिल्ली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली हस्तांतरित की थी? ऑप्शन ए है आराम शाह, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश, ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है रजिया, ऑप्शन डी है बलबन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। वस्तुतः दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गौर के किसी शासक से नहीं अपितु खलीफा से प्राप्त की। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उस सारे क्षेत्र में कर दी जो उसे विजित किया और उसे सुल्तान ने आजम की उपाधि प्रदान की। इस प्रकार वह कानूनी तरीके से दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान था। व्यवहारिक दृष्टि से उसने दिल्ली की गद्दी के दावेदार ताजुद्दीन यल्दौज और नासिरुद्दीन कुवाचा को समाप्त किया, भारत में तुर्की राज को संगठित किया, मंगोल आक्रमण से बचाया, राजपूतों की शक्ति को तोड़ने का प्रयत्न किया, सुल्तान के पद को वंशानुगत की बनाया, दिल्ली को तुर्की राज की राजधानी के अनुरूप वैभवपूर्ण बनाया और अपने नाम के सिक्के चलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद गोरी, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है बलबन, ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इल्तुतमिश। गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। ऐबक ने प्रारंभ से ही उसे सर ए जहांदार अंगरक्षकों का प्रधान का महत्वपूर्ण पद दिया। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? ऑप्शन ए है रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी है चांद बीबी, ऑप्शन सी है दुर्गावती, ऑप्शन डी है नूरजहां। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रजिया सुल्तान। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, जो 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन की थी। व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज की शक्ति को सरदारों अथवा सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया तथा इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभु संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया, जो उस समय की परिस्थितियों में तुर्की राज के हित में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां
भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है बलबन, ऑप्शन डी है ऐबक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। चंगेज खां के प्रकोप से रक्षात ख्वाजा शाह का पुत्र जलालुद्दीन मांगबरनी सिंधु घाटी पहुंचा। संभवतः चंगेज खां ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे थे कि वह मांगबरनी की सहायता ना करे। इल्तुतमिश ने उसकी कोई सहायता ना की और जब मांगबरनी 1224 ईस्वी में भारत से चला गया तो इस समस्या का समाधान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासन काल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी है रजिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। ऑप्शन है बलबन के शासनकाल में, ऑप्शन बी है फिरोज तुगलक के शासनकाल में, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश के शासनकाल में, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इल्तुतमिश के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खां का मूल नाम था। ऑप्शन ए है खासुल खान, ऑप्शन बी है एसुगई, ऑप्शन सी है तेमुचिन, ऑप्शन डी है ओगती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तेमुचिन। चंगेज खां एक मंगोल शासक था जिसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई। चंगेज खां का वास्तविक या प्रारंभिक नाम तेमुजिन या तेमुचिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज का भगोड़े ख्वाजिरम युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। सेकंड, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। थर्ड, विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को दा गामा केरल के तट पर पहुंचा था। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है एक और दो, ऑप्शन सी है केवल तीन, ऑप्शन डी है दो और तीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केवल एक। इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत के तुर्की राज को मंगोलों के आक्रमण की संभावना से एक महान संकट उत्पन्न हुआ। इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल शासक चंगेज खां भगोड़े ख्वाजिरम युवराज जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक पहुंचा था। अतः कथन एक सत्य है। 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर ने नासिरुद्दीन महमूद की शासनकाल में मुल्तान पर अधिकार करके सिंधु नदी पार की थी। इस प्रकार तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद था, न कि मोहम्मद बिन तुगलक। अतः कथन दो असत्य है। विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में ईरान का राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का यात्री वास्को द गामा केरल के तट पर पहुंचा था। अतः विजयनगर पर नरसा नायक के पुत्र तिम्मा का शासनकाल था। अतः कथन तीन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। ऑप्शन ए है एवाज, ऑप्शन बी है नासिरुद्दीन महमूद, ऑप्शन सी है अली मर्दान, ऑप्शन डी है मलिक जानी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मलिक जानी। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप निजामुद्दीन एवाज को पराजित किया। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? ऑप्शन ए है अफगानों का, ऑप्शन बी है मंगोलों का, ऑप्शन सी है तुर्कों का, ऑप्शन डी है अरबों का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तुर्कों का। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था?
ऑप्शन ए है जलालुद्दीन, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है गयासुद्दीन, ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गयासुद्दीन बलबन। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन ने 1266 से 1286 ईस्वी तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली। उसे उलू खां के नाम से भी जाना जाता है। उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इल्तुतमिश की भांति वह इलवरी तुर्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? ऑप्शन है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बलबन। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजस्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत एक खुदाई है और वह उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। कारण है, वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगल से सुरक्षित करना चाहता था। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही है और ए की समुचित व्याख्या आर है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है किंतु ए की समुचित व्याख्या आर नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है किंतु आर सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है किंतु ए की समुचित व्याख्या आर नहीं है। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। इसने 1266 से 1286 ईस्वी तक शासन किया था। इसने सम्राट के पद को दैवीय घोषित कर सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली थी। इसने सिजदा व पैबोश प्रथा की शुरुआत भी की थी। बलबन ने मंगोलों के आक्रमण की रोकथाम करने के उद्देश्य से उत्तर पश्चिमी सीमा पर सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण करवाया था। इस प्रकार कथन तथा कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। ऑप्शन ए है तूतीय हिंद, ऑप्शन बी है कैसर हिंद, ऑप्शन सी है जिले इलाही, ऑप्शन डी है दीने इलाही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जिले इलाही। बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया। उनका अनुकरण करते हुए उसने राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत खुदाई माना गया। बलबन के अनुसार मान मर्यादा में केवल पैगंबर के बाद है। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन है जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए है ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है बलबन, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन, ऑप्शन ए है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहारों नवरोज को आरंभ करवाया? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बलबन। अपने दरबार के लिए बलबन ने एक बड़े सुल्तान के दरबार के अनुरूप नियम बनाए और उन्हें कठोरता से लागू किया। इस क्षेत्र में उसका आदर्श ईरानी बादशाह थे और उसने उनकी कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया।
उसने सिजदा भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पैबोस सुल्तान के चरणों को चूमने की प्रथा प्रारंभ की। उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्यौहार नैरोज बड़ी शान शौकत के साथ मनाने की प्रथा प्रारंभ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए है, उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन बी है, उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया। ऑप्शन सी है, उसने तुर्का ने चहलगामी का प्रभाव समाप्त किया। ऑप्शन डी है, उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ नहीं किया था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। नासरुद्दीन महमूद ने उसे उल्लू खां की उपाधि दी थी। जिल्ले अल्लाह की उपाधि उसने स्वयं धारण की थी। उसका शासनकाल 1266 से 1286 ईस्वी तक था। बलबन अपने राजस्व संबंधी विचारों के लिए प्रसिद्ध था। उसके राजत्व के सिद्धांत का स्वरूप और सार फारस के राजस्व से प्रेरित था। बलबन ने राजा को नियामत खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि बताया है। सत्ता ग्रहण करने के बाद बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्काने चहलगामी के गठन को समाप्त किया। बलबन के काल में एकबाद विद्रोह 1279 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार तुगरिल खान ने किया था, जिसे बलबन ने दबाया तथा विद्रोहियों को मृत्युदंड दिया। इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन बलबन ने नहीं बल्कि इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है कैकुबाद, ऑप्शन सी है जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बलबन। बलबन ने गढ़ मुक्तेश्वर के मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है।